हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कारक के बारे में, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो चलिए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक व कारक के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के क्रिया और अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, कारक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य यहाँ कौन कर रहा है? जैसे मोहन जाता है तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा। मोहन जा रहा है तो यहाँ कार्य मोहन कर रहा है। और क्रिया क्या है? जो कर्ता जो कार्य करता है, कर्ता जो कार्य करता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कौन सा कार्य कर रहा कर्ता? जाने की। तो जाना जो है वो क्रिया है। तो इसमें अब परिभाषा में देखिए कि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा मोहन हो गया का सीधा संबंध का वह रूप जिससे वाक्य के क्रिया और अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, कारक कहलाता। तो क्रिया जाता है, इसका सीधा संबंध कर्ता से हो, कारक कहलाता। अर्थात जो करता है वही कारक है। कहने का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के क्रिया और अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, कारक कहलाता। तो यहाँ जो उसके सीधा संबंध, वाक्य के क्रिया का सीधा संबंध जिससे हो वही कारक कहलाता है। अर्थात कर्ता ही कारक है। और कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हिंदी में कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति ने है। विभक्ति ने उसके अर्थ में आएगा विभक्ति ने। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के एग्जाम्पल देखिए। राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तो इसमें संज्ञा कौन है? राम है। और इसने क्या किया? धनुष पर बाण चढ़ाया। ये बाण चढ़ाना जो है वो क्रिया है। चढ़ाना जो है क्रिया है। तो किसने चढ़ाया? राम ने चढ़ाया। तो वही कह रहा है क्रिया को करने वाले का बोध हो। क्रिया चढ़ाना काम कौन कर रहा है? चढ़ा कौन रहा है? राम चढ़ा रहा है। तो यहाँ कारक जो है राम है। राम ने, अब लिखा है राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो कैसे पहचानेंगे? जब ने विभक्ति आए, कर्ता ने, राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए। कृष्ण ने राम को सारी बात कह दी। कृष्ण ने क्या किया? सारी बात कह दी। कार्य कौन कर रहा? कृष्ण कर रहा है। क्या कौन सा कार्य कर रहा? कहने की कार्य कर रहा, कहने का कार्य कर रहा, उससे सारी बात कह दी। अर्थात यहाँ भी कर्ता कारक है। हमने एक से अधिक एग्जाम्पल रखा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अगला एग्जाम्पल देखिए। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो यहाँ राम जो है वो कर्ता है। इसके द्वारा क्रिया की जा रही है। कौन सी? मारने की क्रिया की जा रही है। मारने की क्रिया की जा रही है। तो यहाँ कर्ता कारक है। फिर अगला दूसरा नंबर देखते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए। इसकी विभक्ति होती है को। जिस वाक्य या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कहने का मतलब है क्रिया का फल पड़े। जिस वाक्य या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो
तो कर्म कारक यहाँ कौन हो गया? एग्जाम्पल से समझिए। रावण को राम ने मारा। रावण को किसको मारा? किस पर फल पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। राम जो है वो रावण को मार रहे हैं, तो अर्थात यहाँ रावण जो है वो रावण पर फल पड़ रहा है, तो यहाँ को विभक्ति आ रही है, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। फिर अगला देखिए करण कारक। करण कारक का विभक्ति होता है से के द्वारा। यहाँ से आएगा लेकिन अर्थ उसका निकलेगा के द्वारा। इसकी परिभाषा देखिए करण कारक की। कर्ता जिस साधन या उपकरण से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जिस उपकरण या साधन से कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं रेल से आया हूँ, तो यह उपकरण क्या है? किससे आया है? रेल से आया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया, तो है उपकरण या साधन क्या है? छल है। किससे पराजित किया? छल से पराजित किया, तो यहाँ करण कारक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसने सब्जी चाकू से काटी। सब्जी जो है किससे काटी है? चाकू से काटी है, तो यहाँ साधन या उपकरण क्या हो गया? चाकू हो गया। अर्थात यहाँ भी करण कारक है। परिभाषा से ही स्पष्ट है कि साधन या उपकरण से क्रिया करता है उसे करण कारक। कर्ता जिस साधन या उपकरण से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। हम आपको बता दें कि करण कारक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन आते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को और गलत करके एग्जाम में चले आते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए कर्ता जिस साधन या उपकरण से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ हमने बताया, जैसे कि एग्जाम्पल छल से पराजित किया, तो यहाँ छल जो है साधन है, तो यहाँ करण कारक होगा। फिर अगला देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा, इसकी विभक्ति को के लिए। इस संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसके लिए, किसी के लिए की जाए, तो वहाँ इसकी विभक्ति है भी है को के लिए। अधिकतर को नहीं आता है वाक्य में, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। के लिए अधिकतर प्रेजेंट होता है वाक्य में, तो आप लोग इसकी विभक्ति से भी पहचान सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा आप लोग दिमाग में रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है सीधे सीधे कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले शब्द को कौन सा कारक कहते हैं, तो आप लोग अटक जाते हैं, नहीं बता पाते, गलत करके चले आते। तो अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप लोग बता सकेंगे। देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए एग्जाम्पल देखिए, बच्चे के लिए दूध लाओ। बच्चे के लिए दूध लाओ, यहाँ देखिए के लिए आया है, दूध लाना है किसके लिए? बच्चे के लिए। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में परिभाषा में भी स्पष्ट है कि जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। तो बच्चे के लिए लाओ, तो यहाँ बच्चे के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं पूजा के लिए फूल लाया हूँ। इसमें किसके लिए लाया फूल? पूजा के लिए। तो पूजा के लिए जो है यहाँ, इससे स्पष्ट है कि यहाँ संप्रदान कारक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहते हैं? आपादान कारक की विभक्ति से इसकी परिभाषा देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपादान कारक ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी परिभाषा देखिए, इसकी विभक्ति से है, लेकिन इसका सेंस जो इसका अर्थ निकलता है अलग होना। इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पृथकता या अलग होने का बोध हो आपादान कारक कहलाता है।
एग्जाम्पल से देखिए, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई। पहला एग्जाम्पल है, पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई। यहाँ से आया है, कहाँ, किससे छूट गई? हाथ से छूट गई, हाथ से अलग हो रही है पतंग। यहाँ अलग का सेंस आ रहा है, तो अर्थात यहाँ आपादान कारक हो गया। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं कुत्ते से डर कर भाग गया। मैं कुत्ते से डर कर भाग गया। इसमें जो कुत्ते से डरकर अर्थात यहाँ कुत्ते को देखकर वह भाग गया, कुत्ते से देखकर दूर भाग गया, तो यहाँ भी अलग होने का सेंस आ रहा है, यहाँ भी आपादान कारक है। फिर अगला देखिए एग्जाम्पल, उससे अच्छे तो आप हैं। कह रहा है एग्जाम्पल, उससे अच्छे तो आप हैं। इसमें भी उसकी तुलना में आप अच्छे हैं, अर्थात उससे अलग हैं, इसलिए यहाँ भी आपादान कारक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हिमालय से गंगा निकलती। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा क्या हो रही? अलग हो रही है। हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ आपादान कारक है। अगला, पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ भी पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ भी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। अगला देखिए, संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का रूप जिससे वाक्य में आए हुए अन्य व्यक्ति या वस्तु से संबंध का बोध हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। कहने का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम